एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वी अपनी दादी के साथ में हॉस्पिटल में बैठा होता है। फिर अचानक उसके माइंड में एक सवाल आता है और वो अपनी दादी से पूछता है कि अगर हम किसी की चिंता करते हैं और परवाह करते हैं लेकिन आगे वाला इंसान आप पे भरोसा नहीं करता और आपको एक बुरा इंसान समझता है तो हमें क्या करना चाहिए। फिर दादी जवाब में कहती है कि जो इंसान तुम्हारी परवाह नहीं करता, जो इंसान को तुम्हारी केयर की कोई कदर नहीं है, तुम उसकी केयर करना बंद कर दो। वैसे भी मैं बहुत जल्दी मरने वाली हूँ, तो फिर मैं नहीं चाहती कि तुम अपना कीमती टाइम किसी ऐसे इंसान पर वेस्ट करो जो तुम्हारी कदर नहीं करता। वी अपने दादी की कही हुई बात समझ जाता है और वो उनको प्यार से हक करता है और कहता है कि सही बात है दादी, मैं अभी किसी ऐसे इंसान की चिंता कभी नहीं करूंगा। काश हमारे पास भी इतनी प्यारी दादी होती जो हमें ऐसी एडवाइस देती। और फिर वही हम दूसरी तरफ सान को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ में बातें कर रहा होता है, जिसमें उसकी फैमिली उसे बताती है कि वो लोग पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हैं उस चोरी के लिए। बट सान कहता है कि मैंने उन लोगों के चेहरे देखे हैं, तो अगर मैं उनकी कंप्लेंट करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट वो लोग उसे समझाते हैं कि अगर आप पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो वो लोग आपकी आईडी प्रूफ मांगेंगे और इसका जवाब हमारे पास तो नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं पुलिस कंप्लेंट करने के लिए, आप घर पे ही रहिए। तभी सान जब पीछे मुड़ता है तो उसे फ्रूट्स की बास्केट दिखती है और उस बास्केट को देखकर उसे वी की याद आती है और वो थोड़ा सा बुरा फील कर रहा होता है कि शायद उसने वी को गलत समझ लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सान मिस बात को याद करते हुए एक जगह पे बैठा होता है, लेकिन तभी सडनली उसकी बॉडी में एक जोरदार पेन होने लगता है। हर बार तो सान रात में एक बच्चे के रूप में बदल जाता है, लेकिन इस बार वो दिन में एक बच्चे के रूप में बदल गया। ये सब देख के तो सान खुद हैरान हो जाता है कि अभी तो रात भी नहीं हुई लेकिन फिर भी वो ऐसे कैसे बदल गया। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वी को वो जगह दिखती है जहाँ पे सान ने उसे लाया था, इसलिए वो ऐसे ही चक्कर मारने के लिए वहाँ पे आ जाता है। सान भी एक बच्चे के रूप में वहाँ से बाहर निकलता है और तभी हम देखते हैं कि कुछ नकाब पोस्ट लोग वहाँ पे उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उनकी बातों से हमें साफ पता चलता है कि उन लोगों को पता है कि ये जो छोटा बच्चा है वो एक सान है। और हमारा छोटा सान उन लोगों को देखकर एकदम अलर्ट हो जाता है और अपनी एक फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, सान आखिर में है तो एक छोटा बच्चा ही, इसलिए जब वो लोग उस पर हमला करते हैं तो फिर वो हार जाता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी हमारा हीरो वी वहाँ पे आ जाता है और हमारे सान को बचाने की कोशिश करता है। और जब वो उन गुंडों को अच्छी तरीके से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग वही गुंडे थे जिसकी उसने उस दिन मदद की थी। लेकिन हमारा वी तो थोड़ा सा कमजोर है और सान अभी बच्चा है, इसलिए वो दोनों इन दोनों पर हावी पड़ जाते हैं। लेकिन तभी पुलिस का सायरन बजता है जिसकी वजह से वो गुंडे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। और उनके भाग जाने के बाद हमें पता चलता है कि वी ने बड़ी चालाकी से अपने फोन में से वो सायरन बजाया था। वी छोटे सान को सजेस्ट करता है कि तुम अभी किडनैप होने वाले थे और ये चीज अच्छी नहीं है, इसलिए पुलिस कंप्लेंट करने के लिए चलो। लेकिन सान उसे साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे घर जाना है। और सान अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगता है। वी उसका पीछा करता है ताकि उसे कुछ रास्ते में हो ना जाए। घर पहुंचने के बाद वो ये देखता है कि ये तो सान का घर है और वो उस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम उस बास्टर्ड सान के रिलेटिव हो, क्या वो तुम्हारा कुछ लगता है। और वी के मुंह से उसके लिए बास्टर्ड सुन के सान तो उसे गुस्से से देखने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और उसे बताता है कि मैं सान का छोटा भाई हूँ। हमारा छोटा सान घर के अंदर जाता है और वी उससे कहता है कि तुम अभी घर पे अकेले हो, इसलिए जब तक कोई बड़ा आ नहीं जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ यहीं पे रहूंगा। वो उससे उसका नाम पूछता है और हमारा छोटा सन उसे बताता है कि उसका नाम सन है। और सेम नाम सुन के वे कहता है कि वाओ, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा नाम रखने में ज्यादा मेहनत नहीं की। भले ही तुम दोनों का नाम ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े होकर सान के जैसे बिल्कुल भी ना बनो। फिर हमारा छोटा सान पूछता है कि क्यों, आप उनसे गुस्सा हो क्या। फिर वी जवाब में कहता है कि हाँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ। उस दिन तो मैं अच्छे से उसको मिलने के लिए आया था, लेकिन वो है कि उसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगा दिया कि मैं उन चोरों के साथ में था। लेकिन वैसे भी मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा बेकार लड़का हूँ, बहुत गरीब हूँ, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, कोई भी मेरे बारे में यही सोचेगा। ये बात सुन के हमारे छोटे सान को थोड़ा सा बुरा लगता है और फिर इसलिए वो उसके चेहरे पे लगे हुए निशान के बारे में पूछता है जो शायद लड़ाई के टाइम पे लग गए थे। फिर वी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, ये तो छोटी सी चोट है। फिर हमारा छोटा सान कहता है कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। हमारा छोटा सान जब कपड़े चेंज कर रहा होता है तो फिर सडनली उसको फिर से वही भयानक वाला पेन होने लगता है।
दर्द के मारे हमारा छोटा सान जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वी को उसकी चिंता होने लगती है कि छोटे सान को क्या हुआ, इसलिए वो ऊपर जाता है उसे देखने के लिए। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो डायरेक्ट गिरता है हमारे बड़े सान पे। यानी कि उस पेन की वजह से फिर से छोटा सान बड़े सान में बदल गया था। वी सान को ऐसी हालत में देखकर घबरा जाता है और जल्दी से उठने के चक्कर में वो दोनों फिर से गिर जाते हैं बाथटब में। अनफॉर्चुनेटली तभी उनकी फैमिली भी घर पे आ जाती है, लेकिन उनकी आवाजें सुन के वो तुरंत सान के कमरे में जाते हैं कि उसे क्या हुआ। बट जो नज़ारा उनकी आंखों के आगे में होता है, उस नज़ारे को देखकर तो कोई भी गलत समझेगा ही। अपनी सफाई में सान कुछ कहने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग हैं कि अपनी मनमानी करते हैं और गलत ही समझते हैं। सान वी को बाहर छोड़ता है। वी सान से कहता है कि तुम सन को बता देना कि मैं यहाँ से चला गया। फिर जब घर पे मीटिंग चल रही होती है, तो फिर ताऊ कहता है कि मैं बस एक दिन के लिए घर से बाहर क्या गया, यहाँ पे इतना कुछ हो गया। घर में कुछ लोग जादुई पत्थर चुराने के लिए आए और रात ना होने के बावजूद सान दिन में बच्चा बन गया। और फिर तभी चू ये भी याद दिलाती है कि और हाँ, दादाजी वी के साथ भी पकड़े गए। तभी सान अपनी सफाई में इरिटेट होते हुए कहता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर ताऊ कहता है कि आप उस जादुई पत्थर की चिंता मत कीजिए, मैंने उसका इंतजाम कर लिया है, वो किसी के हाथ नहीं लगेगा। लेकिन हमारा मेन टॉपिक तो ये है कि दादाजी के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, रात ना होने के बावजूद भी वो बच्चे में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, और इस चीज का क्या उपाय है वो अभी देखने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस चीज के उपाय के लिए ताऊ भगवान की पूजा कर रहा होता है। तभी सडनली उसके हाथ अपने आप काम करने लगते हैं और वो कुछ लिखने लगता है। और फिर जब उनकी फिर से मीटिंग होती है, तो फिर हम देखते हैं कि ताऊ उन्हें बताता है कि उसने भगवान जी से पूछा कि क्या करना चाहिए, और जब उसने उनसे पूछा तो ये कुछ लिख के उनको मिला। और सब लोग बहुत गौर से उस चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज किसी को भी समझ में नहीं आती है। और फिर ताऊ कहता है कि ये चीज तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ और इस चीज को पढ़ने के लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सान अभी बच्चा इसलिए बन रहा है क्योंकि अभी 100 साल कंप्लीट होने पे आए हैं, और उस जादुई पत्थर का जहर सान की बॉडी में तेजी से फैल रहा है। और इस जहर का असर एक ही चीज से कम हो सकता है, जिसका नाम है वी। जब भी सान वी के साथ में होता है तो सान का दर्द कम हो जाता है और उसके ऊपर की आई हुई सारी मुसीबत भी कम हो जाती है, क्योंकि इन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन इन दोनों को एक अच्छे पक्के धागे में बंधना पड़ेगा ताकि इन दोनों की किस्मत अच्छे से जुड़ जाए, और जो भी तकलीफ सान की लाइफ में है वो सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी और उसे दर्द नहीं होगा। और इस चीज का एक ही उपाय है, जो कि है शादी। और शादी का नाम सुन के तो सान एकदम बौरा जाता है और कहता है कि नहीं, मैं नहीं करने वाला शादी। और कहता है कि भले ही मैं दर्द से मर जाऊं, लेकिन एक लड़के के साथ में शादी कभी भी नहीं कर सकता। अगर एक लड़के के साथ में शादी मैंने की तो फिर आसमान से बिजली गिरने लगेगी, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। फिर चू कहती है कि कल तो आप उसके साथ में थे, तब तो कुछ अनर्थ नहीं हुआ और ना ही कोई बिजली गिरी। लेकिन सान है कि अपनी जिद पे अड़ा हुआ रहता है और कहता है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं एक लड़के के साथ में शादी नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसको वही पेन स्टार्ट हो जाता है। सान ऐसे ही दिन रात दर्द में तड़पता हुआ रहता है। उसके घर वाले उसकी चिंता में बाहर वेट कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा दर्द से चिल्लाने की आवाज के कारण तुरंत ही वो लोग उसके कमरे में चले जाते हैं। बट सान है कि उल्टा उन लोगों पे गुस्सा करता है और उन्हें कमरे से बाहर निकालता है। फिर हम देखते हैं कि उसके घर वाले बातें कर रहे होते हैं कि यूजुअली तो दिन में ये दर्द बंद हो जाता था, लेकिन आज तो ये दिन में भी बंद नहीं हुआ। और वो ताऊ से पूछती है कि क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे ये सब बंद हो जाए। और ताऊ कहता है कि शादी ही एक लास्ट ऑप्शन है, लेकिन दादाजी ये सब नहीं करना चाहते, तो फिर हम उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। वो वैसे भी एक कट्टर मर्द है, वो सारी चीजें सह लेंगे। और तभी हमारा कट्टर मर्द अपने रूम से बाहर निकलता है और कहता है कि मैं वी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बच्चू देखा, आ गए ना लाइन पे। फिर हम सान को वी के घर पे जाते हुए देखते हैं ताकि वो वी से शादी के बारे में पूछ सके, लेकिन इस बार भी बिना दरवाजा खटखटाए ही वी दरवाजा खोल देता है। सान उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन वी बिना कुछ पूछे डायरेक्ट ये कहता है कि मुझे तुम पहले बियर पिलाओ। फिर हम वी को बहुत ज्यादा बियर पीता हुआ देखते हैं। फिर वी सान से कहता है कि तुम जरूर मुझसे सॉरी कहने के लिए आए होंगे, लेकिन जब तक तुम मुझसे सॉरी नहीं कहते तब तक मैं ये बियर पीता रहूंगा। तभी सान तुरंत ही उसे सॉरी कहता है और थैंक यू भी कहता है कि उसने उसके छोटे भाई की जान बचाई।
लेकिन उसके पुराने रिकॉर्ड्स के वजह से उसे उसके बारे में गलतफहमी हो गई। फिर वी कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे जगह कोई और भी होता तो उसे यही लगता। वी कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं अपने स्कूल में टॉपर था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से मैं स्कूल में एडमिशन नहीं कर पाया। फिर उससे किसी ने कहा कि तुम ये अकाउंट खोलो, फिर इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन जब उसने अकाउंट खोला तो उसके बाद में वो डायरेक्ट अरेस्ट हो गया और इन सब चीजों की वजह से वो स्कूल में भी एडमिशन नहीं कर पाया। वो हंसते हुए कहता है कि इन सब चीजों में किसी की भी गलती नहीं है, शायद मेरी शक्ल ही चोर जैसी है। वी की ये बात सुन के सान को भी उसके जमाने की एक बात याद आती, जिसमें सान और मिस वाद बैठ के ड्रामा देख रहे होते हैं, लेकिन पीछे बैठी हुई दो आंटियां उन दोनों को जज कर रही होती है, क्योंकि मिस वाद एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और सान पुअर फैमिली से। ये देख के सान को बुरा लगता है और वो मिस वाद से सॉरी कहता है कि उसके वजह से उसे लोगों की बातें सुननी पड़ती होगी। लेकिन मिस वाद कहती है कि मुझे लोगों के ओपिनियन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या सोचते हैं क्या करते हैं, मुझे पता है कि तुम कैसे हो, मेरे लिए यही बहुत काफी है। ये सारी बातें सोच के सान को वी के लिए बुरा लगता है और वो वी से सॉरी कहता है कि उसने बेवजह उसे जज कर लिया। उसे ये भी कहता है कि अगर तुमको कभी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। वी को ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है और वो सान को थैंक यू कहता है। ये भी कहता है कि वैसे अगर तुमको कभी मेरी जरूरत पड़े तो फिर तुम मुझे बता सकते हो, मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। सान भी इस मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत तो है। तभी वी भी खुशी खुशी कहता है कि हाँ बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। सान कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और ये सुन के तो वी एकदम शॉक हो जाता है और वो जो बियर पी रहा होता है वो सीधा वो थूक देता है सान के मुंह पे। फिर हम देखते हैं कि वी सान का चेहरा पोंछते हुए कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हें अपना लक सुधारना है, इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, वरना मुझे तो ये लग रहा था कि कहीं तुमको मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया। सान अपनी सफाई में कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऑलरेडी किसी लड़की से प्यार करता है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है, सुशील है, बहुत ज्यादा मैनर्स वाली है, बहुत काइंड है और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। ये बात सुन के तो वी कहता है अरे तुमने तो मुझे डिस्क्राइब कर दिया, बट सान उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल उसके अपोजिट हो, तुम बहुत ज्यादा गंदे हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम चोरी करते हो, पता नहीं क्या क्या, तुम दोनों के बीच में तो जमीन आसमान का फर्क है। वी को इतनी सारी बुराइयां सुनकर थोड़ा सा बुरा लगता है और वो कहता है कि जब मुझ में इतनी सारी बुराइयां है तो फिर तुम मुझसे शादी कर ही क्यों रहे हो, मत करो मुझसे शादी। तभी सान कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे दूंगा और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी अपने दादी जी के पैर पोंछ के दे रहा होता है। तभी उसकी दादी पूछती है कि मैंने सुना है कि तुमने एक स्पेशल रूम बुक किया है मेरे लिए, और जहाँ तक मुझे पता है गवर्नमेंट तो इस चीज के पैसे देती नहीं है और स्पेशल रूम तो बहुत महंगा होगा, कहीं तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया है ना। लेकिन वी अपनी सफाई में कहता है कि नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको एक लड़के के बारे में बताया था ना, वो लड़का मुझसे शादी करना चाहता है ताकि उसके ऊपर से बैड लक हट जाए और उसके बदले में वो लड़का मुझे पैसे दे रहा है, तो फिर आप यूँ समझ लीजिए कि मेरी लॉटरी लग गई है। ये बात सुन के दादी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा बेटा भी इतना बड़ा हो गया कि उसकी शादी होने वाली है, बाप रे, तुम्हारे हस्बैंड से मुझे मिलाना, तो कैसा है, कैसा दिखता है, क्या करता है, मुझे उसके बारे में सब जानना है। बट वी कहता है कि दादी आप इतना खुश मत होइए, ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और कुछ नहीं। बट दादी कहती है कि तो क्या हो गया, शादी तो शादी होती है ना। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उस लड़के को पसंद करते हो? और इस पसंद करने की बात को सुनकर वी इतना ज्यादा शर्मा जाता है कि जिस कपड़े से वो दादी के पैर पोंछ रहा था वो उसी कपड़े से अपना मुंह ढकने लगता है और कहता है कि दादी प्लीज मुझे इस बारे में मत पूछो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे शर्म आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हम वान और उसके फैमिली को देखते हैं जो शादी के लिए एकदम रेडी होते हैं। तभी अच्छे खासे मोमेंट को खराब करने के लिए वो अंकल आ जाता है और वो सान से कहता है कि मैंने सुना है कि आप वी से शादी कर रहे हैं, आपको पता है ना वी एक लड़का है, आप एक लड़के से शादी कैसे कर सकते हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं मिस वाद को ढूंढ के लाऊंगा, आप थोड़ा तो रुक जाइए। ऊपर से वी बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये सब कर रहे हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि असली मिस वाद को मैं जल्दी आपके सामने लाऊंगा, बस आप ये शादी मत कीजिए। लेकिन सान कहता है कि नहीं, मैं शादी करने वाला हूँ और जब मिस वाद तुमको मिल जाए तब मेरे सामने आके मुझसे बात करना। और ये कह के वो और उसकी फैमिली वहाँ से चले जाते हैं। और जिस तरीके से ये अंकल रिएक्शन दे रहा है, इसको देख के साफ साफ ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला है या फिर फ्यूचर में कुछ गड़बड़ करेगा। ऐसे ही शादी की अच्छी खासी तैयारियां चल रही होती है और सान का मुंह एकदम सड़ा हुआ होता है।
फिर चू उससे कहती है कि आप अपना मुंह ऐसा मत बनाइए, आप तो दूल्हे हैं ना, आपका मुंह देखकर वी तो डर जाएगा। लेकिन सान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे कहना कि वो मेरे मुंह की तरफ ना देखे, क्योंकि मैं भी उसके मुंह की तरफ बिल्कुल नहीं देखने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि बहुत एक्साइटमेंट के साथ में वी भी अपने दोस्त के साथ में आता है। फिर वी अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि ये मेरा बेस्ट मैन है, और उसकी ये बात सुन के तो वो लोग थोड़ा सा ऑकवर्ड सा चेहरा बना लेते हैं। और फिर वी कहता है कि अच्छा चलो, ऑनर ऑफ ब्राइड है, बट फिर से वो लोग थोड़ा सा अजीब सा चेहरा बनाते हैं। तो फिर वी कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, ये मेरा दोस्त है, मुझे यहाँ पे बस सपोर्ट करने के लिए आया है, अब ठीक है। हाय, वी कितना प्यारा है ना, वो अपने दोस्त को बेस्टमैन बना के लाया है, लेकिन ये बेचारे हैं कि उसकी कदर ही नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं कि वी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है अपनी शादी के लिए, और इधर सान है कि एकदम सड़ा हुआ मुंह बना के अब भगवान के पास में बैठता है। और फाइनली कुछ पूजा के बाद में इन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से भगवान का आशीर्वाद समझ के हमारी प्यारी दुल्हन के ऊपर में लाल चुन्नी गिर जाती है। ऑफ कोर्स ब्राइड बगैर रेड दुपट्टे के ब्राइड हो सकती है क्या? और ये कमी भी यहाँ पे पूरी हो गई, और हमारा दूल्हा बड़े गुस्से से उसके चेहरे से वो चुन्नी उठाता है। दूल्हा दुल्हन के साथ में कुछ फोटोज खींचने के बाद में फाइनली इनका ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन तुरंत ही शादी के बाद वी और उसके दोस्त को वहाँ से भगा दिया जाता है। लेकिन तभी वो अंकल वी से कहते हैं कि तुम अच्छे से जाना और अपना ध्यान रखना, और जो तुम्हारा दहेज है वो तुम्हें भेज दिया जाएगा। लेकिन सान उस अंकल को करेक्ट करते हुए कहता है कि वो दहेज नहीं है, बल्कि उसकी पेमेंट है, आप कुछ भी मत बोला कीजिए। ये सब होने के बाद हम देखते हैं कि वी आराम से अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तब उस पे वही नकाबपोश लोग हमला कर देते हैं। वो लोग वी को पकड़कर चाकू मारने वाले होते हैं कि तभी फाइनली हमारा हीरो सान वहाँ पर आ जाता है और वी को बचा लेता है। लेकिन उन गुंडों के पास में गन होती है, और वो गन से गोली मारने वाले होते हैं सान को, लेकिन तभी वी बीच में आ जाता है और वो गोली उसके हाथ पर लगती है। और ऐसे ही 3-4 बार वो लोग फायरिंग करते हैं, लेकिन बाकी की सारी गोलियां सान अपने ऊपर लेता है। इतनी सारी गोलियां लगने के बावजूद भी सान उन गुंडों को मारने लगता है। वो तो एक गुंडे का गला दबाने लगता है, और वो गुंडा अपने डिफेंस में सान को बहुत बार चाकू मारता है, लेकिन सान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, और ये सारी चीजें भी देख लेता है। और फिर तभी चू भी वहाँ पे आती है, और चू की आवाज सुन के सान का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, और वो उस इंसान को वहीं पे छोड़ देता है, और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सान और चू तुरंत ही वी के पास में जाते हैं, लेकिन वी को सान की ज्यादा ही चिंता हो रही होती है, क्योंकि उसको बहुत सारी गोलियां लगी है और बहुत सारा चाकू भी। लेकिन जब वो देखता है कि उसके घाव अपने आप ही भर रहे हैं, तो वो एकदम शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी को इन लोगों ने सारी बातें बता दी है। वी कहता है कि इसका मतलब सान 100 साल का है, और वो अपनी लवर का वेट कर रहा है, और मैं उसके लवर का रिकार्नेशन हूँ। और सान 100 साल तक इसलिए जिंदा है क्योंकि उसने वो जादुई पत्थर खा लिया था। क्या मैं उस पत्थर को देख सकता हूँ कि वो पत्थर कैसा है? लेकिन सान अपने सफाई में कहता है कि तुम मिस वात के रिकार्नेशन नहीं हो, बल्कि हम मिस वात को ढूंढ रहे हैं। बस तुम्हारे और मिस वात की तकदीर एक जैसी है, बस इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। और रही बात उस पत्थर की, वो पत्थर अपनी जगह पे सेफ है, क्योंकि वो पत्थर किसी इंसान की लाइफ बढ़ा सकता है, और उस पत्थर के पीछे कुछ लोग पड़े हुए भी है, इसलिए हमने उस पत्थर को एक सेफ जगह पे रख दिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी आराम से अपनी शॉप पे काम कर रहा होता है कि तभी उसको डॉक्टर का कॉल आता है। और जब वो डॉक्टर से बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसके दादी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, और वो चाहे कितनी भी दवाइयाँ उसकी दादी को दे दे, लेकिन उसकी दादी बच नहीं सकती। इसलिए अगर वो चाहे तो वो दादी को अपने घर लेके जा सकता है, या फिर अगर वो कंटिन्यू करना चाहे तो कंटिन्यू कर ले, लेकिन फिर भी उसकी दादी नहीं बचेगी। वी अपनी दादी के पास बैठकर रोने लगता है, लेकिन उसकी दादी उसे समझाती है कि उसे रोना नहीं चाहिए, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। और कुछ ऐसी ही हंसी मजाक सी बातें कर कर वो वी को हंसा देती है। लेकिन वहाँ से जाने के बाद में वी अकेले में बहुत ज्यादा रोता है और जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो अपनी दादी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वी के पेरेंट्स भी नहीं है। बचपन से लेकर आज तक वी की दादी ने ही उसे संभाला है और अच्छे बुरे की समझ दी है, और आज वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तभी उसके माइंड में सान की कही हुई बात याद आती है, जिसमें सान उसे बता रहा होता है कि ये पत्थर किसी की भी लाइफ को बढ़ा सकता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका कमेंट सुन के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।